हेलो फ्रेंड्स। कल हमने जाना आनुवंशिकता के बारे में और आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली के बारे में। आज हम जानेंगे कि जो मेंडल ने जो नियम दिए थे वो कौन कौन से थे और मेंडलवाद क्या होता है। मेंडलवाद, सबसे पहले मेंडलवाद के बारे में जानते हैं। तो मेंडलवाद क्या होता है? जो आनुवंशिकता पर, जो मेंडल ने आनुवंशिकता पर जो अपने प्रयोग किए थे और जो वंशागति के जो लक्षणों की वंशागति है उससे संबंधित जो नियम बनाए थे वो सारे मेंडलवाद कहलाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं अपने आनुवंशिकता पर मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग तथा मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग तथा लक्षणों की वंशागति करने वाले नियम तथा लक्षणों की वंशागति करने वाले नियम जो हैं वो मेंडलवाद कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो मेंडलवाद कहलाते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, मेंडल ने, हमें ध्यान है कि उद्यान मटर के पौधे को चूज किया था जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम बताइए क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताना है आपने, ठीक है। और दूसरा, इन्होंने क्यों चुना था? क्योंकि इसका ये एक तो जगह कम घेरता था, दूसरा इसका जीवन काल लंबा था, जीवन काल इसका अलग था। 1 साल के अंदर इस पे जो भी प्रयोग किए उसका रिजल्ट अपने प्राप्त कर सकते थे और इसमें 7 विपर्यासी लक्षण वगैरह थे। तो उद्यान मटर की इन्होंने जो पौधे का चयन किया था, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने दूसरा पौधा हिरेसियम इसका चयन किया था। तो मेंडल ने इस पौधे का चयन कर जो 7 विपर्यासी लक्षण जो इसमें थे उस कारण इसका चयन किया था। उन लक्षणों पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि उसमें से जो लक्षण थे उनमें प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। उसको थोड़ा अपने टेबल बना के लिख लेते हैं और उसको याद करने का प्रयास करते हैं। इसमें इन्होंने जो पौधों की किस्में ली थी, तो वो किस्म जो थी, किस्में कितनी थी? इसमें 34 किस्में ली थी, जिसमें से जो इन्होंने प्रयोग किए थे, तो वो प्रयोग जो किए थे इन्होंने 22 पर प्रयोग किया था, ठीक है। 34 किस्में ली थी और 22 पर प्रयोग किया था। अब अपने वो जो 7 जो विपर्यासी लक्षण है उनके बारे में बात करेंगे, कौन सा प्रभावी और कौन सा अप्रभावी है। ये इन्होंने उद्यान मटर की 34 किस्में ली थी और 22 पर प्रयोग किया था। जो 7 विपर्यासी लक्षण जो थे, आप साथ साथ बोलते रहेंगे कौन कौन से थे। पहला, पादप की लंबाई। दूसरा, पुष्प की स्थिति। तीसरा, पुष्प का रंग। चौथा, बीज की स्थिति या बीज का आकार। पांचवा, बीज पत्र का रंग। ये सब पूछ सकता है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। और फली का रंग। सातवां, फली का आकार या स्थिति। इसमें पूछ लेता है कि प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। तो पादप की लंबाई में प्रभावी गुण कौन सा होगा? लंबा।
और अप्रभावी कौन सा होगा, बोना, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी और बोने को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। पुष्प का रंग कौन सा होगा, पुष्प की स्थिति कैसी होगी, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, बीज की स्थिति, बीज का रंग, फली, इसमें रंग रंग वाले अपने पहले कर लेते हैं। जैसे पुष्प का रंग, पुष्प का रंग होगा बैंगनी, बैंगनी को क्या कहते हैं, वायलेट, ठीक है। और अप्रभावी कौन सा होगा, सफेद, ठीक है, स्मॉल। फिर बीजपत्र का रंग कैसा होगा, बीजपत्र का रंग कैसा होगा और फली का रंग कैसा होगा, ये अपोजिट होते हैं इसलिए इनको इकट्ठा लिखा है। फली का रंग कैसा होगा, हरा, प्रभावी कौन सा होगा, हरा यानी ग्रीन, और अप्रभावी कौन सा होगा, पीला। और ये इसका उल्टा होता है, बीजपत्र का रंग पीला और ये कैपिटल वाई, और बीजपत्र का जो अप्रभावी लक्षण होगा वो कौन सा होगा, हरा, जिसको स्मॉल वाई से लिखते हैं, ठीक है। और फली का रंग हरा और अप्रभावी रंग जो है वो पीला होगा, जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। फली का आकार, एक सेकेंड, पुष्प की आकृति अक्षीय और अंतस्थ, अक्षीय यानी ए से डोनेट करेंगे, इसको स्मॉल ए से डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बीज की स्थिति, फली का आकार या फली की स्थिति, तो फली कैसी होगी, फूली हुई, जो प्रभावी होगा वो फूली हुई और ये सिकुड़ी हुई। और बीज की स्थिति कैसे होगी, गोल, गोल बीज होंगे जिसको आर से डिनोट करते हैं, और ये झुर्रीदार होंगे जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये फूली हुई है, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो ये 7 विपर्यासी लक्षण हैं जिनका पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि कौन कौन से लक्षण थे। तो ये लक्षण ये हैं, उनमें से प्रभावी कौन सा है, उसको किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और अप्रभावी कौन सा है उसको किससे डिनोट करते हैं। तो इसमें लंबा है वो पादप की लंबाई है, तो लंबा और बोना है जिसमें लंबापन जो है इसका प्रभावी लक्षण है, और पुष्प की स्थिति है तो अक्षीय है, इसमें अंतस्थ जो है वो अप्रभावी है, बैंगनी है, वॉयलेट है, सफेद है, वाइट है, एक ये सारे स्मॉल से डिनोट करते हैं। गोल है तो इसको कैपिटल आर से, झुर्रीदार है तो स्मॉल आर से, बीजपत्र का रंग पीला, ये दोनों अपोजिट हैं, बीजपत्र का रंग पीला हरा और फली का रंग हरा पीला, ठीक है। फली का आकार फूली हुई और सिकुड़ी हुई। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे मेंडल के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। हमने कल 2 शब्दावली में 2 पढ़े थे, एक विपुंसन पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था थैलीकरण, जिसको इंग्लिश में बैगिंग के नाम से भी जाना जाता है, थैलीकरण या बैगिंग। तो विपुंसन और थैलीकरण क्या है, ये संकरण की तकनीक है। पूछ ले कि संकरण की तकनीक कौन कौन सी, तो 2 हैं, विपुंसन और थैलीकरण। विपुंसन के बारे में आपको पता ही है, अपने कल वो पढ़ा था कि नर युग्मक को पूरा मैच्योर होने से पहले यहाँ से काट देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है इस प्रक्रिया को। और इस पर काटने के बाद यहाँ से थैली चढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, थैलीकरण कहलाता है। तो पूछे कि संकरण की तकनीक कौन सी है, तो 2 हैं, विपुंसन और थैलीकरण, ठीक है। हम उसके बाद आगे चर्चा करने जा रहे हैं मेंडल के नियमों के बारे में। मेंडल के नियम जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जिससे मेंडल के नियम इजीली हम जान पाएंगे। देखिए ये जो होती है ये पी पीढ़ी होती है, इसको क्या कहते हैं, पी पीढ़ी, पूर्वज वाली जो होती है ये पी पीढ़ी होती है। इनसे हम युग्मक का निर्माण करते हैं, या ये बन जाएंगे यहाँ पर युग्मक, यहाँ पर क्या बनेंगे, युग्मक। यहाँ से ये एक कैपिटल टी, ये वाला भी कैपिटल टी, इसमें से स्मॉल टी। तो ये जो है इनका आपस में संकरण होगा, इसका इसके साथ,
इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो सारे ही पौधे क्या होंगे, ये सारे पौधे क्या होंगे, लंबे, पर अशुद्ध लंबे होंगे। लंबे और बोनों को जब हम लेकर आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो पहली F1 पीढ़ी मिलती है, हमें जो F1 पीढ़ी मिलती है, तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे मिलते हैं, लंबे मिलते हैं। यहाँ ये जो लंबे वाला प्रभाव जो है वो अपना प्रभावी होता है, अपने पीछे पढ़ के आए 7वीं प्रयासी लक्षण में कि लंबे और बोने लेते हैं तो प्रभावी कौन सा होता है, लंबा होता है। तो ये लंबा और बोने में प्रभावी कौन होगा, लंबा होगा। तो इट मींस ये देखने में कैसे लगेंगे, लंबे लगेंगे। तो अपने से इसका लक्षण F1 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप पूछे तो लक्षण प्रारूप में हम क्या लिख सकते हैं कि सभी पौधे लंबे होंगे। लक्षण प्रारूप में हम क्या लिख सकते हैं कि सभी पौधे लंबे होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे F1 पीढ़ी में। फिर आगे क्या करते हैं कि ये तो अलग अलग पौधे लिए थे इन्होंने, ठीक है, एक लंबा और एक बोना। फिर आगे मेंडल ने क्या किया कि इसी का इसी के साथ ही क्रॉस करा दिया, यानी स्वपरागण करा दिया। यहां से पौधा लिया, इन दोनों के संकरण से F1 पीढ़ी में ये पौधा बनाया, इस पौधे का इसी पौधे से, नर पौधे का मादा पौधे से इनका क्या करा दिया, नर युग्मक का मादा युग्मक से क्रॉस करा दिया, सेम ही पौधे का, ठीक है। तो ये भी लंबा ये भी लंबा, पर ये दोनों अशुद्ध लंबे हैं। तो इन्होंने क्या जाना, जब ये दूसरी बार क्रॉस कराया इनका आपस में स्वपरागण के द्वारा स्वपरागण कराया, तो क्या होगा, इसमें से फिर वो निकलेंगे टी टी, फिर निकलेंगे टी टी, फिर इसका क्रॉस होगा इससे, इसका होगा इससे, इसका होगा इससे, इसका होगा इससे। तो यहाँ पर टी कैपिटल टी, इसका जो इसका करेंगे इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे स्मॉल टी, ठीक है। इसका इससे हो गया, ये हो गया, इसका इससे हो गया, ये हो गया, फिर इसका इससे होगा, तो इसका इससे हो गया तो कैपिटल टी, इसका इससे हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। तो इनमें क्या हुआ कि जब F1 पीढ़ी के बाद जब F2 पीढ़ी अपने को मिली, ये F2 पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी में हमें देखो बोना पौधा भी मिल गया, 2 अशुद्ध लंबे मिल गए, एक प्रॉपर शुद्ध मिल गया। तो हमने देखो क्या क्या जाना कि सबसे पहले ये बात समझने वाली है, आगे तो फिर लिखना ही है सारा। सबसे पहले हम जिस चीज से शुरुआत करी थी अपने, लंबा बोना, लंबे बोने से शुरुआत करने पर हमें F1 पीढ़ी में लंबे पौधे मिले। तो जो लंबे पौधे मिले तो इन्होंने क्या किया कि इन लंबे पौधों ने ये जो बोने पौधों का प्रभाव छुपा लिया और खुद को जो प्रभाव है वो दिखाया इन्होंने। तो देखने में ये सारे पौधे लंबे नजर आए। तो इसी नियम को मेंडल ने प्रभाविकता का नियम बोला है। इस नियम को क्या बोला है, पहली पीढ़ी पर जो उन्होंने प्रयोग करके देखा तो ये अपना प्रभाव इस पर दिखाने लगे कि देखने में लंबे लगे। तो मेंडल ने कहा जो बोने लिए थे उनका क्या हुआ, हमने तो लंबे और बोने दोनों लिए थे, दोनों का संकरण कराया था, तो फिर बोनों का तो कोई प्रभाव ही नहीं नजर आ रहा। तो इन्होंने जब प्रयोग करके देखा तो सारे लंबे नजर आए। तो फिर इन्होंने एक नियम दिया, प्रभाविकता का नियम। यहां से अपने लिखेंगे प्रभाविकता का नियम। पहली पीढ़ी तक इन्होंने जब सर्च की तो इनको प्रभाविकता का नियम मिला। दूसरी पीढ़ी में जब ये आए, F2 पीढ़ी पर जब उन्होंने फिर से इनका स्वपरागण कराया, जब इनका स्वपरागण कराया तो इन्होंने आगे आकर देखा कि जो हमने पूर्वज पीढ़ी थी इसकी, जो पी पीढ़ी थी, उसमें जो लंबे थे वो लंबे यहाँ पर मिल गए इनको, ठीक है। जो बोने थे वो बोने मिल गए, अशुद्ध भी मिल गए लंबे। तो इन्होंने ये यहाँ से जब F2 पीढ़ी देखी तो F2 पीढ़ी देखने पर इनको ये पता चला कि जो युग्मक हैं, युग्मक इकट्ठे जरूर हो गए हैं, देखने में ये जरूर लंबे पौधे लग रहे हैं, पर एक्चुअली क्या होता है कि ये लंबे दिखने में लंबे हैं, इनके अंदर जो ये बोनेपन वाला जो गुण है ये इसके अंदर मिश्रित नहीं हो गया, एक इसका जो प्रभाव था वो नष्ट नहीं हुआ। इन्होंने इनका दिखने में जरूर लंबे हैं पर इनका प्रभाव इसमें है, इसमें मिश्रित नहीं हुए हैं। तो ये आगे जो युग्मक हैं ये आगे वापस अलग अलग होकर इन्होंने अपना प्रभाव जो था वो प्रभाव के कारण यहाँ पर फिर वापस बोने पौधे बने, वापस फिर लंबे बने। यानी कि जो युग्मक हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते,
आपस में ऐसे नहीं है कि जो लंबे पौधा बन गया तो उनका प्रभाव नष्ट हो गया, तो इनके प्रभाव नष्ट नहीं होते, ये आपस में मिश्रित नहीं होते, ये अलग अलग रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब इन्होंने ये जब निष्कर्ष निकाला तब इन्होंने ये बात कही कि जो युग्मक हैं वो प्रॉपर शुद्ध होते हैं, वो किसी के साथ मिलते नहीं हैं, किसी के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। इसलिए इस पीढ़ी को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये दूसरा नियम दिया, युग्मकों की शुद्धता का नियम। जो युग्मक हैं वो एकदम शुद्ध होते हैं, वो कहीं पे भी किसी के साथ मिलकर अपना प्रभाव नष्ट नहीं करते हैं, वो अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। दिखने में नहीं दिखते पर एक्चुअली जो उनका प्रभाव होता है वो उनका ही होता है, वो कहीं नहीं जाता। तो अपने से पूछे कि प्रभाविकता का नियम किस पीढ़ी से देखने को मिला, तो F1 पीढ़ी से देखने को मिला। पर पूछे कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पीढ़ी से देखने को मिला, तो F2 पीढ़ी से देखने को मिला। ये 2 क्वेश्चन पेपर के बन सकते हैं। तीसरी बात, उन्होंने ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि प्रभाविकता का नियम किस संकरण पद्धति पर उन्होंने देखा, तो एकल संक्रमण पद्धति। ये एकल संक्रमण पद्धति है ना, एक एक गुण लिया दोनों का, एक एक गुण लिया है। द्विसंकरण पद्धति में 2-2 गुण लेते हैं, वो आगे तीसरे नियम में उन्होंने यूज किया। तो पूछे कि एकल संक्रमण पद्धति पर कौन सा नियम है, एक तो प्रभाविकता का नियम, एक युग्मकों की शुद्धता का नियम। दोनों में एक एक गुण लिया है, इधर भी एक एक गुण लिया है। पीढ़ी जरूर F1 F2 है पर गुण तो एक एक ही है ना इनका। तो कहने का मतलब कि अगर अपने से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने नियम के बारे में आगे लिखवा देता हूँ, जो लाइनें हैं समझने वाली बात समझाई है। अपने से जो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है कि प्रभाविकता का जो नियम है, प्रभाविकता का नियम किस पीढ़ी से बना, पीढ़ी पूछ ले मान लो, तो पीढ़ी पूछ ले तो F1 पीढ़ी, ठीक है। दूसरी बात पूछ ले कि जो युग्मकों की शुद्धता का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है, तो वो कौन सी पीढ़ी से है, वो F2 पीढ़ी से है। और दोनों में ही चाहे प्रभाविकता है चाहे युग्मकों की शुद्धता है, दोनों के अंदर ही संकरण पूछे कि कौन से संकरण पद्धति का यूज किया था इन्होंने, तो एकल संक्रमण पद्धति का यूज किया था, एकल संक्रमण पद्धति का यूज किया था। आई होप आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। फिर आगे स्वतंत्र अपव्यवन का जो नियम है उसको आगे करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में आपको कुछ बातें नोट करवा देता हूं मैं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रारूप, केवल प्रभावी लक्षण प्रारूप, केवल प्रभावी लक्षण प्रारूप ही अभिव्यक्त होते हैं। प्रभावी ही व्यक्त हो रहे थे, अप्रभावी तो व्यक्त ही नहीं हो रहे थे। प्रभावी कारक की उपस्थिति में, प्रभावी कारक की उपस्थिति में अप्रभावी कारक अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता। ये बात हमने जान ली पिछले एग्जाम्पल के द्वारा। ये तो पहला नियम था, मेंडल का पहला नियम। मेंडल का दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे दूसरा जो युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन
का नियम भी कहा जाता है। विसंयोजन हो जाता है कि संयोजन उनके हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम। दूसरा, युग्मकों की शुद्धता के नियम में क्या लिख सकते हैं आपने, युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों कारक, युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों कारक जो हैं वो यादृच्छिक यानी रैंडमली, यादृच्छिक या इसको कह सकते हैं रैंडमली रूप से पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। प्रत्येक युग्मक को जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त होता है, प्रत्येक युग्मक को जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त होता है। अतः युग्मक किसी भी लक्षण के लिए सदैव शुद्ध होते हैं, लक्षण के लिए सदैव शुद्ध होते हैं। तो हमने क्या जाना कि प्रभाविकता का नियम जो है ये, इसमें हमने F1 पीढ़ी के माध्यम से हमने जाना कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी को अपने प्रभाव से छुपा लेता है, तो ये प्रभाविकता का नियम है। दूसरा, युग्मकों की शुद्धता का नियम, जो युग्मक थे शुरुआत में जो लिए थे वो हमेशा शुद्ध रहते हैं। वो क्या करते हैं, युग्मक जब बनते समय जोड़ी के दोनों कारक रैंडमली रूप से पृथक हो जाते हैं, रैंडमली रूप से पृथक हो गए, अलग अलग हो गए और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जब ये छोटा टी था इसके अंदर आ गया था, फिर दूसरा छोटा टी था वो दूसरे के अंदर आ गया था, तो ये क्या होता है कि अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। और प्रत्येक युग्मक जो जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त करता है, हर एक युग्मक एक, इसका भी एक प्राप्त करेगा, उसका भी एक प्राप्त करता है, तो एक प्राप्त करता है, ठीक है। बाद में फिर ये अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग होने पर ये क्या होते हैं कि उसी जैसे रूप में पहले थे वैसे रूप में आगे अपना लक्षण दिखाते हैं। तो अतः युग्मक किसी भी लक्षण के लिए, जो भी उनका खुद का लक्षण होता है, प्रत्येक लक्षण के लिए सदैव शुद्ध होते हैं। तो ये बात थी युग्मकों की शुद्धता की, ये बात थी प्रभाविकता का नियम। अब युग्मकों की शुद्धता के अंदर 2-3 पॉइंट या विसंयोजन का नियम जो कह देते हैं, इसमें जो पूछ लेता है वो क्या है, पॉइंट थोड़े से आपको नोट करवा देता हूँ जिससे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। पहला पॉइंट तो इसमें यही होता है कि ये जो नियम है एकल संकरण, जो नोट लिख लीजिए इसमें कि यह नियम एकल संक्रमण, एक संकरण पद्धति पर है। पहला तो यही हो गया। दूसरा, F2 पीढ़ी से मेंडल ने इस नियम का प्रतिपादन किया, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसको आपने याद रखना है, जब अर्धसूत्री विभाजन करवाऊंगा तब उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो अर्धसूत्री विभाजन में है ना, पेज फर्स्ट में इसका जो होता है युग्मकों की शुद्धता होती है, वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिख लीजिए। जो कारकों का पृथक्करण है, कारकों का पृथक्करण अर्धसूत्री विभाजन में
एनाफेज फर्स्ट में होता है, एनाफेज फर्स्ट में होता है। इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन, तो मैंने ये पृथक्करण के साथ ही लिखवा दी। एक बात ये कि पादपों में और जंतुओं में पृथक्करण कब होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो वो भी अपने नोट कर लीजिए कि पादपों में जो कारकों का पृथक्करण है वो बीजाणु बनते समय होता है। पादपों में कारकों का पृथक्करण बीजाणु बनते समय होता है, बीजाणु बनते समय होता है। जबकि जंतुओं में युग्मक बनते समय होता है, युग्मक बनते समय होता है। तो इतनी बात आप नोट करिए कि पादपों में कारकों का पृथक्करण बीजाणु बनते समय होता है और जंतुओं में युग्मक बनते समय होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है, इसको आपने याद रखना है कि कारकों का पृथक्करण अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज फर्स्ट में होता है और पादपों में बीजाणु बनते समय और जंतुओं में युग्मक बनते समय होता है। F2PD से हमने पहले देख ही लिया एग्जाम्पल में, F2PD से मेंडल ने इसका प्रतिपादन किया था और ये नियम एकल संक्रमण पत्ती पर है। अब आगे अपने करते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा पॉइंट अपने करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जानने से पहले जो तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जानने से पहले मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो हमने अगर मेंडल के जो नियम है उसमें पूछा जाए कि जो एकल संक्रमण पद्धति प्रभाविता का नियम था उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अनुपात क्या था, तो हम वो निकालना हमें आता ही है कि क्या था। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जो जिस पीढ़ी का पूछे उस पीढ़ी का निकाल सकते हो आप, या सारी प्रथम पीढ़ी का पूछे तो अपने क्या कह सकते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात दोनों ही क्या है कि सभी लंबे हैं। इसमें क्या है, सभी लंबे। फिर स्वपरागण कराया था, इनका स्वपरागण कराया था दोनों का, तो स्वपरागण के समय अगर पूछे कि किस टाइप के पौधे बने तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि इसका इसके साथ, तो इसमें कैपिटल टी इसका ये ना इसके साथ, फिर कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसमें अगर देखने में अगर लक्षण प्रारूप पूछे तो F2PD में अगर पूछे कि F2PD में लक्षण प्रारूप की बताइए, तो लक्षण प्रारूप मैंने कल आपको परिभाषिक शब्दावली लिखवाई थी, तो उसमें लक्षण प्रारूप की अगर बात करी थी तो हम क्या कह, लक्षण प्रारूप होता है देखने में जो बाहरी आकार में आकारिक रूप में कैसे दिख रहे हैं पौधे। अब आकार में ये भी लंबा है, प्रभावी लक्षण इसका ये है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो प्रभावी तो ये 3 लंबे हैं और यही बोना है, तो हम इसमें लंबे लक्षण प्रारूप में लंबे और बोने का रेशियो लेंगे, ठीक है, तो ये 3:1 आ जाएगा, ठीक है। अगर अपने से पूछे कि इसका जीन प्रारूप बताइए, क्या बताइए, जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप में हम क्या कह सकते हैं, एक तो लंबे, अब लंबे नहीं होंगे, जीन प्रारूप में तो शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और बोने, ठीक है। अब शुद्ध लंबे, ये तो पूरा टीटी है, ये तो प्रॉपर पूरे लंबे है, एक पौधा बनेगा, दो रेशियो इसका कौन सा है, अशुद्ध लंबे का, लंबे तो है पर अशुद्ध है ना, इसमें बोनों का गुण तो है, तो ये 2 अशुद्ध लंबे, और फिर ये पूरा प्रॉपर बोना, शुद्ध बोना, बोने मतलब शुद्ध बोने। तो अगर जीनोटाइप अनुपात पूछे, जीनोटाइप अनुपात पूछे या जीन प्रारूप पूछे तो इसका 1:2:1 आ जाएगा, ठीक है। टीटी
अशुद्ध और शुद्ध बौने। अगर लक्षण प्रारूप पूछ ले तो 3:1, यानी कि लंबे और बौने। इसमें अशुद्ध वगैरह कुछ नहीं होता, लंबे और बौने बस ये दो ही आते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ पेपर में कई बार पूछ लेता है, तो इस रेशियो को आपने याद रखना है, या आपको इस बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ आप देख सकते हैं जो भी पूछे। इसी से हम आगे चलेंगे। ये तो हो गया एक संकर, हमने एक एक गुण लिया, ये तो सभी का एक एक गुण लिया, तो एक संकरण प्रयोग हो गया। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जानने के लिए हमें द्विसंकरण प्रयोग का पता होना चाहिए। द्विसंकरण होता क्या है? शब्दावली में हमने पढ़ा था कि दो टाइप के गुण लेने हैं, ठीक है। दो टाइप के गुण, यानी कि मैंने जब वो पिछली क्लास आपको करवाई थी शब्दावली में, मैंने कहा था कि एक तरफ हमने गोल ले लेते हैं, एक तरफ गोल और एक तरफ जुरीदार ले लेते हैं। एक तरफ गोल, एक तरफ जुरीदार, ये तो एक गुण हो गया इसका। फिर गोल पीले ले लो और जुरीदार हरे ले लो, ये बोला था मैंने इसका क्रॉस करवाने के लिए। अब गोल के लिए क्या क्या डिनोट करते हैं? आर, पीछे पढ़ के आए हैं। पीले के लिए वाई, कैपिटल वाई। जुरीदार के लिए स्मॉल आर और इसके लिए स्मॉल वाई। तो ये इन दोनों का जब आपस में कहते हैं कि क्रॉस करवाया, इन दोनों का आपस में जब क्रॉस करवाया तो हमें युग्मक कौन कौन से मिले? इसमें से युग्मक निकालें तो ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ, फिर कर ये सारे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये इसके साथ करेगा, फिर ये इसके साथ करेगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। चारों युग्मक जो मिलेंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि सारे के सारे कैसे मिलेंगे अपने को? प्रभावी लक्षण कौन सा है? ये दोनों ही प्रभावी हैं, तो सारे के सारे गोल गोल पीले मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। ये आर वाई, इन्हीं इसमें भी वही सारे, ये जो आपस में करेंगे तो इसमें से हमें आर वाई मिलेगा। तो जब इनको आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 पीढ़ी में सारे पौधे हमें प्राप्त होंगे, ये F1 पीढ़ी के प्राप्त होंगे। कौन सा होगा? कैपिटल आर जो है ये इस आर का प्रभाव छुपा लेगा, यानी जुरीदार का प्रभाव छुपा लेगा, तो F1 पीढ़ी में हमें सारे गोल मिलेंगे। और ये जो है ये क्या है? येलो, तो पीला जो है अपना प्रभाव दिखाएगा, हरे को छुपा लेगा। अपने पीछे वो टेबल में पढ़ के आए हैं, तो हमें F1 पीढ़ी में सारे गोल पीले मिलेंगे, गोल पीले मिलेंगे। फिर आगे गोल पीलों का हम संकरण करवाएंगे, स्वपरागन कराएंगे। आपको ये सारी क्लास पिछली 2 क्लासें देखने के बाद पूरी तरह से समझ आएगी। स्वपरागन है, ठीक है, इसका इसी के साथ ही करवाना है, हम अभी स्वपरागन करवाएंगे, ठीक है। इसमें हम आगे युग्मक कैसे मिलेंगे आगे देखते हैं हम। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इसके साथ हुआ तो यहाँ मिल गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसका इसके साथ हुआ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ हुआ स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ हुआ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये भी तो सेम ही है, तो इसमें भी जो युग्मक बनेंगे वो सारे यही सेम चारों बन जाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये सारे युग्मक यहाँ से बन जाएंगे। फिर हम इन चारों युग्मकों से क्रॉस करवाएंगे। ये क्रॉस ही करवाना था इनका आपस में, तो हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं। ऐसे करके तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इस टाइप से चेकर बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमें चाहिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी सेम ही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसका इसके साथ संकलन कराना है। अब इस चीज़ को आराम से बनना है, आराम से सीखना है, आराम से समझना है। ठीक है, एक बार समझ लगी फिर तो आपको सारी चीज़ें पता चली जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि ये जब इसके साथ संकलन करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपने चेक करना है। ये जब इसके साथ संकलन करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये इसके साथ करेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये इसके साथ करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये इसके साथ करेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर ये इसके साथ करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर ये इसके साथ करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर आगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर आगे कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों ही स्मॉल वाई हैं। फिर आगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर आगे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब इस टाइप के पौधे अपने को प्राप्त होंगे। अब हमसे पूछ लेता है कि द्विसंकर पद्धति में जो द्वितीय पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी में तो हमें पता चल ही गई कि कैसे प्राप्त हो रहे हैं, सारे एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो F1 पीढ़ी में द्विसंकर में कैसे प्राप्त होंगे, ये क्या है गोल और ये क्या है येलो, गोल और येलो प्राप्त हो रहे हैं। ये तो सॉरी ये तो F2 पीढ़ी की बात हो रही है ना। F1 पीढ़ी में हमें किस टाइप के ये प्राप्त हुए थे, F1 पीढ़ी में गोल और पीले प्राप्त हुए थे। पूछिए F1 पीढ़ी में द्विसंकर पद्धति में किस टाइप के पौधे प्राप्त हुए थे, तो गोल पीले प्राप्त हुए थे। ठीक है, गोल पीले। और F2 पीढ़ी की बात पूछे, F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप बताओ या फिर जीन प्रारूप बताओ, तो वो चीज हमने नोट कर दी है। देखो लक्षण प्रारूप इसमें जो है, जीन प्रारूप बाद में करते हैं, पहले लक्षण प्रारूप लिख लेते हैं। लक्षण प्रारूप में देखो भी एक से कौन कौन से हैं। ये कैसा पौधा है, ये गोल है, ये पीला है। ठीक है, ये अलग हो गया। अपने गोल पीले एक बार देख लेते हैं कितने हैं। गोल पीला, ठीक है, ये भी गोल पीला है, ये गोल है, ये गोल है, ये गोल पीला 2। ठीक है, ये भी गोल है, ये पीला है, ये 3। ये गोल है, ये पीला है 4। ये गोल है, ये पीला है 5। ये नहीं होगा। ठीक है, गोल पीले 5 हो गए, ये नहीं है। ये गोल पीला 6। ठीक है, ये भी नहीं है। ये गोल पीला 7। ये गोल पीला 8। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और ये गोल पीला 9। तो हम लिख सकते हैं कि गोल और पीले कितने हैं इसमें, 9 है। शुद्ध अशुद्ध का कोई पंगा नहीं है इसमें। गोल पीले कितने अपने को 9 मिल गए। ठीक है, ये बड़ा आर और अपने को एक बड़ा आर और एक बड़ा वाई देखना है, बस वो गोल पीला होएगा, बाकी तो प्रभावों को अपने आप ही दबा लेगा। तो इस टाइप के मैंने इसमें से 9 ढूंढ लिए। ये हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था, अपने चेक कर लिया था। चलो जीन प्रारूप में काम आएगा। फिर ये भी हो गया, बड़ा आर बड़ा वाई है तो ये भी कट हो गया। बड़ा ये भी अपने देख लिया, बड़ा आर बड़ा वाई ये भी देख लिया था। अब बड़ा आर स्मॉल वाई, इसको पकड़ लो। अब ये क्या है, बड़ा आर तो यानी गोल और छोटा वाई है, तो इसका मतलब क्या है, ये झुर्रीदार है, सॉरी गोल है और क्या है, हरा है। अब गोल और हरा देखो, गोल और हरा, गोल और हरा। गोल पीला 9 हो गए, गोल हरे कितने आप चेक कर लेते हैं। गोल हरे, अब हरे स्मॉल वाई ढूंढो कहाँ पे है, ये नहीं है। ठीक है, स्मॉल वाई ये रहा, ये गोल है, गोल और ये 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए।
ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्मॉल वाई कहाँ है, स्मॉल वाई ये पर, ये बड़े आर हो गए, स्मॉल वाई ये रहे, 1 2 3, 3 स्मॉल वाई हो गए। ठीक है जी, तो गोल हरे कितने हो गए, 3। फिर आगे रेशियो में अपने चलते हैं, अब ये सारे कट हो गए। फिर आगे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो अपने कर ही लिया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि ये गोल हो रही है पीले, ये गोल हो रही है पीले, ये वाला अपने लेते हैं। ये क्या है, जुरीदार पीला, जुरीदार और पीला। अब आगे लिखो जुरीदार पीला, एक ये नहीं है, ये रहा 2, 1 और 1 2, जुरीदार पीला ये 3 है। जुरीदार पीले पीले कितने हो गए, 3, जुरीदार पीले 3 हो गए। ये तो फिर ये तो गोल और पीला हो गया, गोल पीला, ये कट दो, ये एक इकलौता और बच गया, ये छोटे आर यानी जुरीदार, छोटे वाई यानी हरे, जुरीदार हरे हैं ये, जुरीदार हरे। तो वो कितने जुरीदार हरे, वो 1 है, जुरीदार हरे ये 1 है। तो अपने से लक्षण प्रारूप पूछे तो 9:3:3:3:1 है। इसका लक्षण प्रारूप पूछे तो 9:3:3:1 है, ये याद रखना है आपने। आपसे पूछ सकता है कि गोल हरों का अनुपात कितना है, तो 3 है। ठीक है, गोल पीले का अनुपात, गोल हरे के अनुपात बताइए, तो 9:3 अपने लिख सकते हैं। गोल हरे का जुरीदार से अनुपात बताइए, 3:3 यानी 1:1 लिख सकते हैं। गोल हरे का जुरीदार हरे से पूछ ले तो 3:1 लिख सकते हैं। कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपको ये चीज याद ही करनी है। पेपर में ऐसा बनाने का टाइम नहीं होगा। 9:3:3:1 आपने याद रखना है, 9:3:3:1, 9:3:3:1, जिसमें से गोल पीले को लेकर चल रहे हैं ना अपने गोल पीले को, तो इसका बड़ा अनुपात है 9। ठीक है, जुरीदार हरा वैसे ही दबा हुआ है तो उसका 1, जुरीदार हरे का 1, 9 और 1 पता है, बाकी बीच में बचे दोनों 3:3 है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, गोल पीला प्रभावी होता है वो 9 होएगा। ठीक है, जुरीदार हरा अप्रभावी होता है वो 1 होगा, जुरीदार हरा अप्रभावी होता है, दोनों ही कंडीशन अप्रभावी है तो 9:1, ये तो याद रह ही जाएगा। बीच वाले बचे हुए 3:3 है, गोल हरा जुरीदार पीला। अब यहाँ से जीन प्रारूप का अनुपात पूछ लेता है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो आप याद रख सकते हैं, जीन प्रारूप का अनुपात, जीन प्रारूप का अनुपात। अब इधर से देखने लगो तो बहुत टाइम लग जाएगा, याद रखना है 12 24 12 12 1। ठीक है, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। तो ये इसका जो अनुपात है 1:2:2:4:2 1:2:1:2:1 सिर्फ अनुपात ही पूछेगा जीन प्रारूप का, इसमें और कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछता। अब इस जब द्विसंकरण प्रयोग मेंडल ने जब किया, तो द्विसंकरण प्रयोग पर जब इन्होंने बात करी तो इस प्रयोग में इन्होंने ये देखा कि हमने तो ये वाले लिए थे, ये वाले मतलब कि पीले और गोल और पीले लिए थे, गोल और पीले लिए थे। शुरुआत में हमने गोल पीले का जुरीदार हरे से संकरण करवाया था। अब ये जो युग्मक हैं जो हमने इकट्ठे लिए थे, गोल और हरे और गोल और पीले, तो ये आपस में इकट्ठे लेने से कुछ नहीं होता, ये खुद स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। इसीलिए तो हमने गोल और पीले लिए थे, पर हमने प्राप्त कैसे हो गए, गोल और हरे भी प्राप्त हो गए, हुए कि नहीं हुए, 3 पौधे 3 अनुपात जो है गोल और हरे। अब गोल और हरे प्राप्त होने का मतलब ये है कि जो हरा है वो ये नहीं कि जुरीदार के साथ लिया है तो जुरीदार के साथ ही हरा आएगा, ऐसी कोई कंडीशन बाउंडेशन नहीं है। इस चीज को सिर्फ इन्होंने स्वतंत्र अपव्यय के नियम के अकॉर्डिंग किया कि गोल और पीले लेने का मतलब ये नहीं कि जितने भी पौधे आगे बनेंगे वो चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो गोल पीले ही बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गोल के साथ हरा भी आ सकता है, जुरीदार के साथ पीला भी आ सकता है, ये पीला जुरीदार के साथ भी आ सकता है, ये बना पड़ा, ये जुरीदार और पीला ये बना पड़ा, ये जुरीदार और ये तो लिया ही था पर ये तो नहीं लिया था ना जुरीदार और पीला, ये तो पीला इधर का वाला गुण इसमें आ गया ना पीले का, तो ये चीज भी बन सकती है। यानी कि जो अपने एक ही पौधे के 2 गुणों को अगर करवाते हैं संकरण, तो वो जो उनके एक ही पौधे के जो 2 गुण हैं
वो गुण आपस में स्वतंत्र होते हैं, ऐसे नहीं है कि उनके साथ है तो साथ ही चिपक के ही आगे आएंगे। तो वो गुण अलग अलग है, वो उधर जा सकता है, वो उधर जा सकता है, तो स्वतंत्र है अपने आप में। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है। और F2 पीढ़ी में जब ये देखो ये चीज लेके चले थे, ये चीज लेके चले थे, तो ये युग्मकों की शुद्धता का नियम है कि चाहे F1 पीढ़ी में ये बन गए पर फिर भी ये अपना प्रभाव वापिस दिखा सकते हैं। तो ये युग्मकों की शुद्धता का नियम था। उससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रभाविकता का नियम। तो ये देखो कि ये इसके प्रभाव को, छोटे वाले को दबा रहा है, ये पीला है, ये गोल है, ये इसके प्रभाव को दबा रहा है, तो ये येलो है यानी पीला है। तो यानी ये प्रभाविकता का नियम हो गया। ये चीजें इनसे वापिस जो बेस थे, जो इनके पूर्वज थे, जो लेके चले थे, ये वापिस अपने को नजर आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये युग्मकों की शुद्धता का नियम हो गया। तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कि ये कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने ये बनाया ये पौधा कि ये झुर्रीदार पीला पौधा बन गया, झुर्रीदार हरा तो था ही, झुर्रीदार पीला भी बन गया और गोल हरा भी बन गया। ठीक है, तो ये था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो द्विसंकरण प्रयोग में हमें ये याद रखना है 9:3:3:1 और 12:24:12:1, ये इसका जीन प्रारूप अनुपात है। ये अपना एक संकरण भी हो गया, द्विसंकरण भी हो गया और मेंडल के नियम भी हो गए। अब बात बची है मेंडल के अपवादों की। तो मेंडल के अपवाद मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।